2021 के पहले बड़े चुनाव में आज का दिन खास है। जी हां, आज 5 राज्यों में 4 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी में वोटिंग हो रही है। 2 घंटे का मतदान हो चुका है। इनमें सबसे अहम है पश्चिम बंगाल, जहां तीसरे दौर में 31 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आज की 31 सीटें इसलिए खास है क्योंकि ये सभी सीटें ममता बनर्जी का मजबूत किला मानी जाती है। यहां की 31 में से 29 सीटें 2016 में 31 में से 29 सीटों पर टीएमसी ने पिछली बार कब्जा किया था। ममता के सामने किला बचाने की इस बार चुनौती है। बीजेपी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। इस टक्कर की तपिश सुबह सुबह दिखने भी लगी। 2 बड़ी खबरें आ रही हैं। उलुबेरिया उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार चिरण बेरा का आरोप है कि रात के अंधेरे में तुलसी बेरिया के तृणमूल कांग्रेस के नेता गौतम घोष को ग्रामीणों ने ईवीएम मशीन और 4 वीवीपैट मशीनों के साथ पकड़ लिया है। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया है। इस पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने वहां के सेक्टर ऑफिसर को सस्पेंड भी कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक ये रिजर्व ईवीएम था। दूसरा मामला हुगली का है। बीजेपी का आरोप है कि हुगली में टीएमसी समर्थकों ने उनकी पार्टी के समर्थक की मां 50 साल की माधवी आदक पर हमला कर दिया है। आरोपी है टीएमसी समर्थकों ने। और ये तस्वीरें हम आपको हावड़ा के उलवेरिया में दिखा रहे हैं, वो हंगामे की तस्वीरें जिसमें ईवीएम चोरी का आरोप शामिल है। टीएमसी नेता के घर से ईवीएम मिले, ये बीजेपी का आरोप है। वीवीपैट और ईवीएम का मिलना, हालांकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये स्पेयर एक्स्ट्रा ईवीएम थे। बीजेपी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्टर ऑफिसर को कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। ईवीएम चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से कहा है। क्या कह रहे हैं दिलीप घोष इस बारे में जल्दी से आपको सुना देते हैं। ইভিএম বিশ্বাস নাই, ইভিএম গন্ডগোল, আবার ইভিএম নিয়ে বাড়িতে রেখে দিচ্ছে। এই যে টিএমসি ধরে নিচ্ছে হেরে গেছে, তখন এইসব এদিক ওদিক গন্ডগোল করে বদমাইশি করে জেতার চেষ্টা করছে। এটা পুরনো অভ্যাস আমাদের এখানে। আর तो दिलीप घोष भी यही आरोप लगाते हुए बार बार बीजेपी अब धांधली का आरोप लगा रही है, चाहे ये उलबेरिया की खबर जहां पर ईवीएम चोरी का मामला हो, या फिर हुगली जहां वो कह रहे हैं कि टीएमसी समर्थकों ने एक बीजेपी कार्यकर्ता की 50 साल की मां पर हमला कर दिया है। तो देखिए, दूसरे दौर में नंदीग्राम की सबसे बड़ी जंग थी, तो आज वो इलाका है जहां 31 सीटों में से 29 सीटों पर पिछली बार टीएमसी का कब्जा था। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत कुंडू, अनुपम मिश्रा सभी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले लिए चलते हैं आपको चित्रा, हमारी सहयोगी हावड़ा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। हावड़ा सपनों का शहर था एक वक्त पर चित्रा, जहां पर तमाम अलग अलग राज्यों से लोग रोजी रोटी के लिए पहुंचते थे। आज परिस्थितियां अगर हम देखें तो हिंदी भाषी बहुत लोग हैं वहां पर। आपके पीछे कतारें दिख रही हैं। ये उत्सुकता, ये जोश जो सुबह सुबह बंगाल में दिखता है, वाकई सराहनीय है लोकतंत्र के जश्न में। दिखाइए और बताइए किस तरह से वोटिंग हो रही है इस वक्त चित्रा। देखिए, आंता पोलिंग बूथ पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। अंजना, जिस तरह की तस्वीरें, खासतौर से महिलाओं की जो लंबी कतारें हैं वो अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। हिमांशु, मैं चाहूंगी आप तस्वीरें दिखाइए। सज सवर के तैयार होकर लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार का हिस्सा बनने के लिए महिलाएं किस तरह से सुबह सुबह आई हुई हैं। कई महिलाओं से हमने बातचीत भी की, उनका ये कहना है। आप बुजुर्गों को भी देख पा रही हैं किस तरह से युवा महिलाएं भी यहाँ पर है। आज का दिन इन्हीं का है और इसी वजह से अपनी अपनी बारी के इंतजार में ये तमाम महिलाएं नजर आ रही है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। कौन विषय खूब चोल छे? उन्नयन हुआ है यहाँ पर? उन्नति हुई है, काम हुआ है? देखिए, महिलाएं थोड़ा कम बोलती हैं और इसी वजह से इनको साइलेंट वोटर कहा जाता है। ये अपने पत्ते खोलना नहीं चाहती हैं, लेकिन इनकी ये कतारें पूरे की पूरे उत्साह को बयां करने के लिए काफी हैं कि किस तरह से उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं चाहूंगी हिमांशु हमारे सहयोगी अंदर की भी तस्वीरें दिखाएं। बाहर जितनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त मौजूद हैं, अंदर भी उससे भी ज्यादा तादाद में न सिर्फ महिलाओं की मौजूदगी है, बल्कि इसके अलावा वहां पर भारी तादाद में पुरुष जो मतदाता है, मतदान करने के लिए आए हैं, उनकी भी मौजूदगी देखने को मिल रही है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। हालांकि कतारों में सोशल डिस्टेंसिंग तो आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन कोशिश यही है कि सबके हाथ सैनिटाइज किए जाएं, मास्क पहनने के लिए सबको कहा जाए और उसके बाद सबको अंदर भेजा जाए। लेकिन ये इलाका ममता दीदी का गढ़ रहा है। 2011 में भी टीएमसी ने जीती थी, 2016 में भी टीएमसी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टियां लगातार दीदी को बड़ी चुनौती देने की यहाँ पर कोशिश कर रही हैं। और इसी वजह से यहाँ पर स्थिति क्या होगी ये तो 2 मई को पता चलेगा, लेकिन
लेकिन आज कम से कम अंजना ये उम्मीद की जा सकती है कि बीते 2 चरण में जिस तरह से 80% से ज्यादा हमने देखा था मतदान, आज वो तमाम रिकॉर्ड कम से कम जिस उलबेरिया उत्तर में जिस आमता जगह पर मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर कम से कम वही तस्वीर देखने को मिलती है और ये अपने आप में बेहद खास हो जाती है। अंजना, आपने ये भी जिक्र किया पश्चिम बंगाल की जिन 31 सीटों पर मतदान हो रहा है, 29 तो दीदी ने जीती थी, एक सीट पर कांग्रेस और लेफ्ट ने कब्जा किया था 2016 में, लेकिन उसके पहले 2011 में अगर हम जाएंगे तो 31 में से 25 सीटों पर दीदी की पार्टी ने कब्जा किया था। बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इस बार बीजेपी बहुत मजबूती से यहाँ पर लड़ रही है। किसकी जीत किसकी हार होगी ये तो 2 तारीख को पता चलेगा, लेकिन आज लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व पर ये लंबी कतारें पूरे देश को एक बहुत अच्छा संदेश यहाँ से देती हुई दिखाई दे रही है। अनुपम मिश्रा हुगली में मौजूद है, इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ रहे हैं डायमंड हार्बर से, सूर्याग्नि हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपके पास आते हुए इंद्रजीत कुंडू, पिछली बार नंदीग्राम और नंदीग्राम में ममता बनर्जी सबसे बड़ा चेहरा, उनकी किस्मत खुद दांव पर थी, मुकाबला कर रहा था उन्हीं का लेफ्टिनेंट। तो यहाँ पर अभिषेक बनर्जी के इलाके का ये सीट जहां पर एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बार भतीजे को खूब घसीटा गया था बीजेपी की तरफ से चुनावी जंग में। बिल्कुल, जी हाँ अंजना, इस बार अभिषेक बनर्जी का साख का सवाल है। यहाँ पे डायमंड हार्बर जो दक्षिण 24 परगना में आता है, दक्षिण 24 परगना में 31 सीटें हैं और इन 31 सीटों में से 29 सीटें तृणमूल कांग्रेस को हासिल हुआ था 2016 में। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मार्जिन से तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पे जीत मिली है और यही कारण है कि दक्षिण 24 परगना जिले को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। और पिछले 2 चरणों में हमने देखा जंगल महल के इलाके में चुनाव हुआ था, जहां पे बीजेपी को खासा बढ़त मिलता हुआ दिख रहा था 2019 के चुनाव में। लेकिन तीसरे चरण से, मतलब आज के चरण से जब चुनाव शुरू हो रहे हैं दक्षिण बंगाल में, तब खासा चैलेंज बीजेपी के लिए रहेगा कि वो कैसे तृणमूल के गर्भ में सेंध लगाए। और हम इस वक्त है जो फकीर चांद कॉलेज है डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में, वहां पे आप देख सकते हैं। और जैसा कि सुबह से चित्रा कह रही थी, हर एक पोलिंग स्टेशन में हमको यही देखने को मिल रहा है कि महिलाओं का तांता बढ़ता हुआ दिख रहा है। सुबह से काफी भारी तादाद में महिलाएं सुबह से यहाँ पे आ रही हैं हर एक पोलिंग स्टेशन में। और ये एक खासियत है पश्चिम बंगाल की, क्योंकि अगर हम पिछले 2 चरण के चुनाव में देखें 80-82% पोलिंग उससे ज्यादा हुआ है और आज भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 80% से ज्यादा पोलिंग यहाँ पे होगा। तो ये कारण इसलिए है क्योंकि आधा से ज्यादा इलेक्टोरेट 49% वो महिला वोटर है और महिला काफी बड़ी तादाद में। अब इस तरफ देखिए, एक बार कैमरा पर्सन को कहूंगा दिखाने के लिए कि लाइन किस तरह से कतार देखिए बढ़ती जा रही है। सुबह सुबह आ रही हैं महिलाएं, कुछ मैंने ऐसे भी देखा कि महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर यहाँ पे सीधा वोटिंग सेंटर के रुख कर रही हैं, सब कामकाज छोड़ के। लेकिन आज सज सवर के सुबह से सब आ गई हैं अपना जो मतदान है वो करने के लिए। और ये खासियत है पश्चिम बंगाल का कि किस तरह से लोग भारी तादाद में वोट देने तो जरूर आते हैं, लेकिन उसमें भी महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही भारी तादाद में होता है। अंजना, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अक्षरा भी हमारे साथ जुड़ गई है सीधे चेन्नई से, वहां की भी राजनीति पूरे देश को किसी न किसी स्तर पर दिलचस्प दिखाई देती है। जयललिता करुणानिधि के एक फेज को, एक एरा को भी इस पीढ़ी ने देखा है। तो आज उनके बाद की जो ये स्टालिन और पलनीस्वामी की राजनीति है उस पर आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार हुगली चलते हैं। अनुपम मिश्र, पूरे दक्षिण पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए आज की लड़ाई सबसे बड़ी है। जो उनका गढ़ था उसे बचाना है और इस बीच खबरें भी आ रही हैं, बीजेपी वाले कह रहे थे हमारे समर्थक की मां पर हमला कर दिया है। क्या कुछ हो रहा है वहां का नजारा दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि किस तरह से हिंसा के बावजूद पश्चिम बंगाल में एक उत्सव के तौर पर चुनाव मनाया जाता है। ये जो बूथ है इसको कितने अच्छे से सजाया गया है, ये देखकर ही आप अंदाजा लगा सकती हैं कि एक उत्सव का पालन हो रहा है। और जहां तक इन 31 सीटों पर चुनाव की बात है, खासतौर पर हुगली की अगर मैं बात करूं तो हुगली में अगर हम पिछले लोकसभा का चुनाव देखें 2019 का, तो यहाँ पर बीजेपी को भारी बढ़त मिली थी, फायदा हुआ था। हुगली सीट जो बीजेपी ने अपने खाते में ले ली थी और इस वक्त
वक्त जहां पर मैं हूं ये आरामबाग लोकसभा क्षेत्र का इलाका है। आरामबाग विधानसभा में हूं और आरामबाग लोकसभा का रिजल्ट अगर हम देखें 2019 का तो अपरूपा पोद्दार यहां पर जीती थी, लेकिन मार्जिन बहुत कम था, 1000-125 का मार्जिन था। तो ऐसे में बीजेपी को अगर ममता के जो गढ़ हैं ये 3 हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना, तो इन तीनों में से अगर कहीं भाजपा को बढ़त मिली, सबसे ज्यादा कामयाबी मिली तो ये हुगली जिला था। ऐसे में इस बार शुरुआत से ही हमने देखा प्रधानमंत्री ने हुगली में जनसभा की, अमित शाह आए, जेपी नड्डा आए और हुगली पर खासा जोर दिया गया। उसकी एकमात्र वजह यही थी कि दक्षिण बंगाल में बीजेपी को अगर कहीं से कुछ ज्यादा लाभ या फायदा मिलने की गुंजाइश है तो ये हुगली जिला है और इसी वजह से शुरुआत से ही बीजेपी ने हुगली जिले पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। और इस वक्त महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा, आप देख सकते हैं महिलाएं काफी संख्या में यहाँ सुबह सुबह आई हुई हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कब सुबह से आई हैं, कब से आई हैं? ना सुबह से नहीं, अभी आए हैं। तो सुबह वोट देने का मकसद क्या होता है? गर्मी या कुछ और? गर्मी, सिर्फ गर्मी। और दूसरी बात, मुद्दे क्या हैं? किसी पार्टी का नाम मत लीजिएगा। मुद्दे जैसे पानी, बिजली, क्या मुद्दा? आरामबाग का मुद्दा क्या है? सब कुछ ठीक ठाक, ये रास्ता ठीक ठाक, सब ठीक ठाक है। सड़क, रास्ता सभी ठीक ठाक है यहाँ जो बोल रही हैं महिलाएं। और ये महिलाओं का वोट ही इस बार किसी भी पार्टी को हार जीत का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि जो परसेंटेज है लगभग 50% के आसपास है। और पश्चिम बंगाल में महिलाएं ज्यादातर करके, पुरुष चाहे हो सकता है कम वोट दें, महिलाएं लेकिन अपना वोट जरूर डालती हैं और ये परंपरा शुरुआत से ही यहाँ पर रही है। अंजना, मेरे मन की बात मैं ही जानूं, यही है पश्चिम बंगाल के वोटर की निशानी। और ये तो तमाम पत्रकारों को देश भर से जो वहां पहुंचे थे, पश्चिम बंगाल के लोगों ने, खासतौर पर महिलाओं ने समझा दिया है कि उनके मन की बात जानना बहुत मुश्किल है। बहरहाल अक्षरा, आपके पास आते हैं। स्टालिन और उधर पलनीस्वामी, ये पूरी लड़ाई, पोस्ट जिसे कहा जा सकता है करुणानिधि और अम्मा जयललिता, ये जंग किस तरह से आगे बढ़ी है, किसका पलड़ा भारी दिखता है और कितनी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं आज वोट डालने के लिए? ये सुपरस्टार्स की भी धरती है, कमल हसन से लेकर रजनीकांत। अंजना, हम देख रहे हैं चेन्नई में सुबह 7 बजे से लेकर बहुत सारे लोग बाहर आके वोट करने के लिए आ रहे हैं। और इस बार हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में जयललिता और करुणानिधि दोनों स्टॉलवर्ट लीडर्स नहीं है। तो अभी बहुत ही बड़ा सवाल ये है कि क्या द्रविडियन पार्टीज को अभी भी ऐसे ही स्ट्रेंथ है जैसे पहले था कि नहीं। और दूसरी चीज है, हम आज एमके स्टालिन वोट करने के टाइम पे भी उनके साथ थे और ये देख रहे हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम बात करते हैं तो द्रविडियन स्ट्रॉन्गहोल्ड ही है तमिलनाडु। पर इस बार यहाँ पे बीजेपी भी इनरोज आने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा है और यहाँ पे लगभग 20 सीट में वो चुनाव में लड़ रहा है। तो इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव है, क्योंकि कमल हासन एक एक्टर टर्न पॉलिटिशियन भी इस बार थर्ड फ्रंट बना के इस चुनाव में लड़ रहा है। और हम हमेशा देखते हैं कि तमिलनाडु में पॉलिटिशियंस जो एक्टर्स थे उनके लिए बहुत ही मानना होता है, जैसे कि एमजीआर, जयललिता, आपके करुणानिधि और एमके स्टालिन भी पहले सिनेमा में पार्ट थे, उसके बाद ही उन्होंने इलेक्शन में लड़ा था। और अगर हम यहाँ के जो प्रिपरेशंस के बारे में बात करें अंजना, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग आते हैं, आते वक्त ही यहाँ पे मॉनिटरिंग होता है, थर्मल स्कैनिंग है, उसके बाद सैनिटाइजर्स और उनके लिए एक ग्लव्स भी दे रहे हैं और उसके बाद ही उन लोगों को अंदर जाने के लिए अनुमति है। और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हम देख रहे हैं कि कई सारे जगह पे ऐसे बॉक्सेस डाले हुए हैं और यहाँ पे जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आके कोरोना के टाइम पे वोट करने के लिए इसलिए आ रहे हैं कि எலெக்ஷன் கமிஷன் सारी तैयारियां किया है। சார், எங்ககிட்ட பேசுவீங்களா? இந்த எலெக்ஷன்ல வந்து நீங்க யாருக்காக சப்போர்ட் அதிகமா பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? என்ன மாதிரியான கவர்மெண்ட் வேணும்னு நினைக்கிறீங்க? This government, now the ruling party, never bothered about the public, the voters. The previous government was done great things. We want corruptionless government. अंजना, यू कैन, आप सुनाई देख सकते हैं कि लोग बोल रहे हैं कि हमें करप्शन लेस गवर्नमेंट चाहिए। इस बार के गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि डिसइंटरेस्ट है, ताकि लोग ने अम्मा के लिए, जयललिता के लिए वोट किया था, पर उनके लिए पलनीसामी जैसे एक चीफ मिनिस्टर हो चुका है और पिछले 4 सालों से एडपाड़ी के पलनीसामी के नाम ही ये 4 साल में ही लोगों को
अंडरस्टैंडिंग में आया हुआ है। और इस बार जब वो चुनाव में जा रहे हैं, लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो 2 लीफ सिंबल को इसलिए वोट करे ताकि वो जयललिता की पार्टी था, या सिर्फ इसलिए कि वो एडपाडी पलनीसामी के लिए। और दूसरा चीज है अंजना, अगर हम 2016 इलेक्शन के बारे में देखें तो 3.19% अभी हम देख रहे हैं कि वोटर्स सिर्फ वुमेन है, और 3.09% मेन है तमिलनाडु में। और पिछले बार 73% मेन और वुमेन ने वोट किया, और महिलाओं के वोट की वजह से ही AIADMK ने चुनाव जीती थी। तो इस बार भी क्या महिलाएं AIADMK के सपोर्ट करेंगे कि या दूसरा चीजें DMK या कमल हासन, किसको ये लोग सपोर्ट करेंगे? इसी पर सबकी नजरें बने रही। हमारे साथ ही श्रीधरन, MK स्टालिन, रजनीकांत, कमल हासन, P चिदम्बरम और उनके बेटे, सभी लोगों को आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर जो वोट करने के लिए जा रहे हैं। वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। गोपी कृष्ण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ तिरुवनंतपुरम से जुड़ रहे हैं, आप ही के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु से। जल्दी से आपके पास आते हुए गोपी, देखिए राजनीतिक हिंसा तमिलनाडु में, एक व्यक्ति से बात की, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार से लेकर राजनीतिक हिंसा, और संघ हो, बीजेपी हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करने वाले, इन्होंने हमेशा पश्चिम बंगाल और केरल पर बड़ा फोकस किया है बीजेपी ने। क्या कुछ वहां पर जमीन पर दिख रहा है, और बूथ का नजारा दिखाइए। अंजना, हम अभी तिरुवनंतपुरम में हूँ और ये केरला की बारे में ये लड़ाई पूरी तरफ से LDF और UDF की तरफ है, क्योंकि LDF वो जो फ्रंट है उसमें तो CPM लेड कोलिशन और UDF है कांग्रेस लेड कोलिशन। अभी तक भी केरल की ये जो इलेक्शन लड़ाई इन दोनों साइड्स में फोकस्ड है। और अभी आप मेरे पीछे से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पोलिंग बूथ है और यहाँ पूरा सारा लोग खड़ी है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं, एज बार की बिना लोग आ चुका है यहाँ पे। और इसमें तो हमें ये जो ट्रेंड देख सकते हैं कि केरल की पोलिंग में ऐसे ही ट्रेंड हो सकता है पूरा दिन, क्योंकि यहाँ पे लगभग 40,000 बूथ्स है और इस पूरा बूथ्स में मॉर्निंग से ही इस लंबा क्यूज हमें देख सकता है। और इसमें तो महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पूरा सिटी एरियाज या रूरल एरियाज में ये देख सकता है कि महिला लोग और पीपल बिना एज रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि उसमें तो यंगस्टर्स है, एल्डरली लोग है, ये पूरा लोग या मॉर्निंग से ही आ सकते ही पोलिंग बूथ्स में। और केरल की ये पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त LDF को ऐसा लगता है कि उनको वापस आने की चांसेस बहुत बड़ी है, क्योंकि उनको जो वेलफेयर स्कीम्स उन्होंने किया है, क्योंकि ये जो बात LDF कर सकता है क्योंकि उनको वेलफेयर स्कीम्स, फूड किट्स और लाइफ हाउसिंग मिशन और कोविड मैनेजमेंट, ये 3 फैक्टर्स उनको एक पॉजिटिव इमेज दे रहा है। ये है LDF की असेसमेंट। दूसरी तरफ UDF की असेसमेंट ऐसे है कि केरल में हर एक चुनाव में दूसरी ऑल्टरनेटिव फ्रंट को इलेक्ट करने की ट्रेंड है। पिछले 60 ईयर से ये ट्रेंड ऐसे ही चल रही थी और इस तरफ भी वो ट्रेंड में उनको वापस आने की चांसेस है। ये है UDF की असेसमेंट। और UDF ने ऐसी एलिगेशन भी कर किया है कि केरल की चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन करप्ट है, टेंडर्ड है। उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी था M शिवशंकर, उनको सेंट्रल एजेंसीज ED ने अरेस्ट किया है गोल्ड स्मगलिंग और उसकी एलाइड केसेस की एलिजिड इन्वॉल्वमेंट के बारे में उनको अरेस्ट किया है। हाँ। तो ये फैक्टर्स UDF को बेनिफिट होने की चांसेस है। ये है UDF की असेसमेंट। बने रहिए आप हमारे साथ में। एक सेकंड आपके पास लौट रही हूँ। इंद्रजीत कुंडू हमारे कुछ तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं। इंद्रजीत, पश्चिम 24 परगना से हमारे साथ सूर्याग्नि भी जुड़ेंगे। देखिए कि तमाम दक्षिण पश्चिम बंगाल में जब हम बात करते हैं दक्षिण बंगाल की, तो एक तरह से गढ़ रहा है, जिसका जिक्र इंद्रजीत आप भी बार बार कर रहे थे। एक बार तस्वीरें दिखाइए। और महिलाएं अपने आप में एक राजनीतिक फोर्स के तौर पर पिछले कुछ चुनावों से दिख रही हैं, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, देखिए केरल हो, तमिलनाडु हो, हर जगह पर। इंद्रजीत। बिल्कुल अंजना, महिला वोटरों का पार्टिसिपेशन सभी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं लंबी कतार, आप देख लीजिए। मैं एक बार एक शॉट में आपको दिखाने के लिए कहूंगा मेरे कैमरा पर्सन को, किस तरह से लंबा ये कतार बनता जा रहा है। देखिए सब महिलाएं हैं और सज सवर के सब सुबह यहाँ पे आ गई है पोलिंग स्टेशन में। देखिए कतार खत्म ही नहीं हो रहा है। और यही हम दिखाना चाहते थे कि क्यों पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होता है हर एक फेज में जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो 80% से ज्यादा होता है। और वो कारण ये है, ये महिलाओं का कतार आप देख लीजिए कितना लंबा है। और
बार बार दोनों ही पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, महिलाओं की बात कर रही है। और तृणमूल का जो इस बार का कैंपेन रहा है वो कैंपेन पूरा वही है। ममता बनर्जी का चेहरा सामने रख के देखिए बच्चों के साथ किस तरह से महिलाएं आ गई हैं। एक बात बताइए इंद्रजीत, पुरुषों की भी ऐसी कतार आसपास है या आप यहाँ पर मौजूद हैं, या फिर महिलाएं वाकई सबसे ज्यादा तादाद में है? नहीं, मेरे बगल में पुरुषों का जो लाइन है वो भी आपको दिखा दे, लेकिन आपको सीधा समझ में आ जाएगा डिफरेंस। अगर मेरा कैमरा पर्सन दोनों ही कतार एक बार एक साथ दिखा दे तो आप समझ पाएंगे पुरुषों का कतार यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, और महिलाओं का कतार देखिए बढ़ता चला जा रहा है इस तरफ। तो ये आप समझ सकते हैं, ये पश्चिम बंगाल की खासियत है। और सुबह से देखिए और भी आ रही हैं महिलाएं बच्चों के साथ, सच सवर के सुबह सुबह सब निकल चुकी हैं वोट डालने। और ये जो पार्टिसिपेशन रहता है, और इसके लिए ताकि शांतिपूर्ण हो और महिलाएं भारी तादाद में वोट देने आ पाए, इसीलिए सेंट्रल फोर्स की तैनाती खासा हुई है हर एक पोलिंग सेंटर पे। और इसलिए सब कितने अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से मास्क पहन के, हाथ में वोटर कार्ड लेके, अब देखिए ग्लव्स दिया जा रहा है। अभी तक तो डबल से ज्यादा है महिलाओं की संख्या वहां पर और कतार में। बिल्कुल 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 अंजना, और यही खासियत है पश्चिम बंगाल की। ये वाकई खासियत है और ये दिलचस्प नजारा। मतलब आप थोड़ा और पीछे जाइए, वहां तक पहुंचिए जहां तक महिलाओं की कतार है, उस हिस्से में जाइए पीछे, वहां तक दिखाइए हमारे दर्शकों को। आपको देख रहे हैं लगातार, देखिए ये पुरुषों के जो कतार में है वो यहीं पर जाकर खत्म हो जाता है, लेकिन महिलाओं के अंत तक जाइए, देखिए ये कतार कहां तक खत्म होता है, यहाँ पर खत्म होता है। बिल्कुल। और इंद्रजीत, महिलाएं पीछे तक, महिलाओं का कतार देखिए, ये एक बहुत ही यूनिक चीज है बिल्कुल जो पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स को आप देखेंगे। और हर उम्र की महिलाएं आपको दिख रही हैं जो यहाँ पर सुबह सुबह पहुंची हैं और वोट इनके लिए बात कीजिए ভোট কোনো চিন্তা নেই তো, খুব শান্তিপূর্ণ ভাবে বাড়ির কাজ সব ছেড়ে দিয়ে यहाँ पे महिलाएं ये कह रही हैं कि पहले वोट दान, उसके बाद घर जाके खाना पकाना है। আপনি কি বলবেন? না, রান্না বাড়িতে গিয়ে করব। বাড়িতে গিয়ে করবেন। সেজে গুজে এসেছো? ফার্স্ট টাইম ভোট দিচ্ছ? না, এর আগেও ভোট দিয়েছি। এই যে আজকে যে প্রিপারেশন, এই যে এত মহিলারা ভোট দিতে এসেছে, সেটা দেখে কি মনে হচ্ছে? ভালো লাগছে, এটা তো একটা গণতান্ত্রিক উৎসব। হ্যাঁ, অবশ্যই। यंग वोटर हैं, कौन क्लास से पढ़ो, कौन कॉलेज से पढ़ो? আমি टीचर। तो सुबह से देखिए सज धज के सब आ गई हैं, और ज्यादातर महिलाएं यही कह रही हैं कि पहले हम वोट दान करेंगे, उसके बाद घर जाके खाना पकाएंगे। और देखिए सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स जो है उसका तैनाती किस तरह से हुआ है, और इससे लोगों में आस्था और विश्वास बढ़ती है, क्योंकि अगर किसी भी तरह का हिंसक घटना होती है तो लोग बाहर नहीं निकलते। और पिछले 2 चरणों में मैंने यही देखा था, जब मैं नंदीग्राम में भी था, कि इतनी धूप थी कि लोग सुबह जिस तरह से लोगों का तांता रहता है पश्चिम बंगाल में, वो कम दिख रहा था, लेकिन दोपहर के बाद लोगों ने आना शुरू किया। हालांकि अभी तक पता है आपको इंद्रजीत, विधानसभा चुनाव में मतदान की रफ्तार अभी धीमी है। पश्चिम बंगाल में 4.88% वोटिंग ही हुई है। पिछले जो फेजेस थे उसमें हम देख रहे थे, चाहे वो पहला चरण रहा हो, दूसरा रहा हो, जबरदस्त वोटिंग हो रही थी। असम में 0.93% वोटिंग हुई है, केरल में 3.21% वोटिंग। 2 घंटे तो बीत चुके हैं, 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, 9 बजे के बाद के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान की रफ्तार बहुत धीमी है अभी तक। वहां का नजारा दिखाइए चित्रा। मतदान की रफ्तार बंगाल के बाकी हिस्सों में भले ही धीमी हो अंजना, लेकिन जहां पर मेरी मौजूदगी है यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से मतदान की रफ्तार आगे बढ़ी है। तस्वीरों के जरिए ही बहुत सारी कहानी अपने आप में साफ हो जाती है। जिस तरह से इंद्रजीत ने दिखाया कि किस तरह से महिलाओं की लंबी कतार, और यहाँ पर ये जो ऊपर का शेड डाला गया है चुनाव आयोग की ओर से ताकि लोगों को छां दी जा सके, लेकिन अब तो इसको क्रॉस करते हुए भी लाइन और ज्यादा लंबी हो गई है। हिमांशु, मैं चाहूंगी आप तस्वीरें दिखाइए, तैयार होकर महिलाएं, और यहाँ पर बंगाल का कल्चर, यहाँ की साड़ी, यहाँ का मेकअप हम सब जानते हैं अंजना, और देखिए किस तरह से नई नई साड़ी इन महिलाओं ने निकाली है, पूरा तैयार होके बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर पहुंची हुई है, पूरे उत्साह के साथ इस मतदान का हिस्सा बनने के लिए। यहाँ तक चुनाव आयोग की ओर से उम्मीद की गई होगी कि यहाँ तक धूप होगी और लोग आएंगे, वोट डालकर चले जाएंगे, लेकिन ये कतारें देखिए, यहाँ से पीछे जाएंगी, पीछे तक बिल्कुल छाता लेकर यहाँ पर महिलाएं खड़ी हुई हैं, और ये सबसे लंबी कतार है। महिलाओं का ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश, ये बताने के लिए काफी है कि वो पश्चिम बंगाल में होने वाले आज के इस चुनाव को लेकर कितने ज्यादा उत्साहित है। कौन विषय खूब चलছে?
मुद्दा कौन सा इशू? देखिए थोड़ा सा বাংলায় বলবো। बांग्ला बोलबो। এই তো আমাদের এত লাইন আমরা ভোট দিতে এসেছি, আমরাও চাই। खुशी खुशी है? হ্যাঁ খুশি। ভালো আছে? হ্যাঁ ভালো আছে। ठीक है चित्रा, 400 से भी ज्यादा सीटों पर आज देश भर में अलग अलग राज्यों में वोटिंग हो रही है। कुल 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आज वोटिंग, पुडुचेरी में, तमिलनाडु हो, केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, असम में तो आखिरी दौर का मतदान है, लेकिन धीमी रफ्तार है। जी हां, सुबह में आज 2 घंटे बीत जाने के बाद आने वाले आंकड़े ये बता रहे हैं कि शुरुआती रफ्तार धीमी है इन तमाम राज्यों में। पश्चिम बंगाल में लगभग 5% वोटिंग हुई है। महिलाएं भारी तादाद में, ये हमारे रिपोर्टर्स दिखा रहे हैं। 1% से भी कम वोटिंग हुई है असम में। आखिरी दौर का मतदान यहां चल रहा है। केरल में 3.21% वोटिंग हुई है। वहीं रफ्तार धीमी तमाम राज्यों में। और बात सबसे पहले असम की करते हैं। आखिरी दौर का मतदान हो रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। ये सीधा आपको लिए चलते हैं, सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं। हमारे साथ हेमंत बिस्व शर्मा है, यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से उनकी यहाँ पे आरती हो रही है और शुभकामनाएं दी जा रही हैं उनको। आज उनके लिए बहुत अहम दिन है। लगातार 5वीं बार वो चुनाव लड़ रहे। जालुकबाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मंदा, बहुत अहम दिन है। बहुत बिजी रहा आपका शेड्यूल, सारा दारोमदार आप पे। आप चीफ आर्किटेक्ट कहे जाते हैं पूर्वोत्तर में, जो बीजेपी ने जीत का डंका बजाया है। आज का दिन कितना अहम है आपके लिए? पहला, जब डेमोक्रेसी होता है, आपको जब वोट देने का मौका मिलता है, वो दिन अहम होता है। एज ए देश का सिटीजन ये एक बहुत गर्व का मौका होता है जी। तो मैं सोचता हूँ जब भी वोट देने का मौका मिलता है वो हमेशा गर्व का ही दिन होता है। जीत के कितना आश्वस्त है? 4 बार आप लगातार जीते, ये 5वां मौका है। नहीं, देखिए अभी तो लोग वोट दे रहा है और मेरा जो अपना विचार है, जालुकबाड़ी में मेरा जीतना एक तो फॉरगॉन कंक्लूजन है, इसलिए वहाँ में बहुत ज्यादा कोई कॉन्टेस्ट नहीं है जी। अगर अपर असम की बात करें तो वहाँ बीजेपी बहुत आश्वस्त थी। वहाँ पे आपने जो लड़ाई लड़ी है वो बताया जा रहा है कि आप अच्छी जीत आपको मिल सकती है वहाँ पे। लेकिन जब यहाँ की बात करें, लोअर असम की बात करें, तो यहाँ पे आपका मुकाबला बहुत कड़ा है। जो अरिथमेटिक है AIUDF के साथ जो कांग्रेस का अलायंस है, उसके कड़ी टक्कर मिल रही है आपको। देखिए, आपको एक असम का पॉलिटिक्स समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही है कि आप लोअर असम में जीते चाहे अपर असम में जीते, आपको 64 से ऊपर सीट चाहिए। तो हम लोग का विचार में, हम लोग का लास्ट टाइम जो सीटें था, इसमें 2-3 इजाफा हो रहा है। तो वहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वो बहुत मायना नहीं रखता है। इसलिए हमको खुद मालूम है, हमारा एरिथमेटिक मालूम है कहाँ हमको मिलना है, कहाँ हमको मिलना नहीं है। सो इसलिए आपको अपर असम में मिला है, लोअर असम में नहीं मिला है, वो वाला बात नहीं है। सारा स्टेट में हमारा एक टारगेट है, वो टारगेट को अचीव करना। लेकिन जो अलायंस हुआ जो AIUDF के साथ कांग्रेस का, उसको लेकर के आप लोग काफी मुखर रहे। आप लोगों ने उसको कम्युनल अलायंस तक बोला। नहीं, देखिए, मुखर रहना और डरना 2 बात है। ये जो अलायंस है, कांग्रेस ने जो अपने आप को बदरुद्दीन आजमल का शरण में जो सरेंडर करवा दिया, ये देश के लिए दुखद बात है कि कांग्रेस जैसा पार्टी जो स्वाधीनता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाया था, आज वो केरला, पश्चिम बंगाल, असम में जैसे एक सांप्रदायिक शक्ति का सामने समर्पण कर दिया, वो दुखद बात है। जहाँ तक इलेक्शन का बात है, उसके लिए मेरा कोई टेंशन नहीं है। मेरा तो दुख इसलिए है भाई, जो दल में गांधी जी जैसा शख्स था, अगर वही दल आज जिन्ना का सामने सरेंडर कर देता है। तो हेमंत बिस्व शर्मा को आप सुन रहे थे। देखिए, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, लेकिन कांग्रेस से आए हुए हेमंत बिस्व शर्मा ही चेहरा इस बार भी असम के चुनावों में बने रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उन्होंने कोरोना का जो पूरी लड़ाई लड़ी है, वहां पर इन सब के बीच असम से आइए अब आपको हम दिखाते हैं 2019 के चुनावों में क्या हुआ था। जी हाँ, यहां पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश करेंगे कि चुनाव दर चुनाव। देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव में लीड जो थी, ये हम आपको विधानसभा का बता रहे हैं। 29 सीटों पर 31 सीटें हैं, 29 सीटों पर तृणमूल और
2 सीटों पर सिर्फ बीजेपी को लीड थी। 2019 में, बात 2019 के लोकसभा चुनाव की हम बता रहे हैं आपको, ये गढ़ माना जाता है ये पूरा इलाका जो है। अब हम आपको 2016 के विधानसभा चुनाव का जरा बता दें कि यहां पर क्या था इन तमाम सीटों पर। ये पूरी असेंबली हम आपको दिखा रहे हैं। 211 सीटें टीएमसी के पास, 44 कांग्रेस, लेफ्ट को 32 और सिर्फ 3 बीजेपी और अन्य के पास 4। यहां से देखिए नजारा बदलने की पूरी ख्वाहिश ली है भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों में 2019 में, जब उन्हें 18 सीटें पश्चिम बंगाल में आई तो इस पूरी बाजी को पलटने के लिए पूरी तरह से ताकत डाल रहे हैं। ये 44 और 32 का क्या होगा ये तो खैर एक साथ इस बार चुनावी मैदान में है, लेकिन 2011 वाली टीएमसी को शिकस्त देने की फिराक में बीजेपी ने पूरी ताकत इस बार झोंक दी है पश्चिम बंगाल में। प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी वहां पर चुनावी मैदान में, रण में तमाम मंत्री वहां पर जाते रहे हैं और इन सब के बीच आज वहां पर तीसरे दौर का यह मतदान 31 सीटों पर हो रहा है, जिसकी हम पूरी कहानी आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। अलग अलग जगहों से कतार लंबी जरूर दिखाई दे रही है जहां पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, लेकिन धीमी रफ्तार इस वक्त पोलिंग की वहां पर चल रही है। ये 5 राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, देखिए सभी 140 सीटों पर। अगर आप देखें तो केरल में और तमिलनाडु में सभी सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, सभी 234। ऐसा ही पुडुचेरी में भी है जहां पर सभी सीटों पर वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल में लगभग 30, 32, 31, ऐसा ही तीसरे दौर में भी 31 सीटों पर वोटिंग हो रही है और असम में आज आखिरी फेज में 40 सभी सीटों पर वोटिंग हो रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। सूर्याग्नि हमारे साथ दक्षिण 24 परगना से जुड़ रहे हैं, वहां का नजारा सूर्याग्नि जरा दिखाइए और बताइए कि आज, क्योंकि पूरे बंगाल से जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि धीमी रफ्तार है, यहां पर भी जोश कम है क्या वोटर्स का? देखिए, अगर हम साउथ 24 परगना यानी कि दक्षिण 24 परगना की बारे में बात करें तो ये 2019 तक या फिर 2021 के आज तक तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकली ये तृणमूल का गढ़ है। दूसरा मई को समझ में आएगा कि ये तृणमूल का गढ़ रहता है कि यहाँ पे बीजेपी कुछ करती है कि नहीं। लेकिन अगर हम बारूदपुर की बात करें, यहाँ पे सुबह से हम एक चीज कहते आ रहे हैं और जो ट्रेंड सुबह से देख रहे हैं कि फीमेल वोटर्स, महिला वोटर्स की जो तादाद है वो बहुत ही पॉजिटिव एक साइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम दिखाएं, यहाँ पे सिर्फ 4 पुरुष करे हैं, 4 पुरुष वोटर करे हैं और बाकी के सारे जितने भी वोटर्स हैं यहाँ पे वो फीमेल वोटर्स हैं, वो महिला वोटर हैं। ये एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि 49% आबादी, 49% इलेक्टोरेट जो है पश्चिम बंगाल में वो महिलाओं का होता है। और अगर हम देखें कि 80% या फिर एवरेज में 80% से थोड़ा ज्यादा अगर वोटिंग पिछले 2 चरणों में हुआ है तो कहीं ना कहीं महिलाओं का इसमें मेगा कंट्रीब्यूशन रहा है। पश्चिम बंगाल के इस वोटिंग में महिला खुल के वोट करते हैं और शायद इसी कारण से हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग परसेंटेज जो होता है वो 75 प्लस 80 के आसपास आता है। उसमें महिलाओं का भी कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अंजना, बिल्कुल, और इस बार तो लगता है निर्णायक रूप से महिलाएं जिस तरफ जाएंगी पलड़ा भारी हो जाएगा। चित्रा, चलेंगे उनके पास। अनुपम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बात लगातार हर जगह से आ रही है जरा वहां पर भी दिखाइए, पुरुषों की कतारें और साथ में जो महिलाओं की है। अनुपम जी बिल्कुल अंजना, मैं दिखाना चाहूंगा ये बड़ा बूथ है, लगभग 6 बूथ इस स्कूल में है, आरामबाग हाई स्कूल में। यहाँ पर पुरुषों की कतार है, उसके पीछे महिलाओं की कतार है, फिर पुरुषों की कतार है, फिर महिलाओं की, इस तरह से कुल 10-12 कतारें यहाँ पर हम देख पा रहे हैं और काफी संख्या में लोग सुबह से ही यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। पुरुषों की कतार भी ज्यादा है, महिलाओं की कतार में भी काफी अच्छी खासी संख्या हमें देखने को मिल रही है। यंग वोटर्स देखने को मिल रहे हैं, बुजुर्ग देखने को मिल रहे हैं और आपको बताऊं कि 50% के आसपास महिलाएं इस वक्त यहाँ पर वोटर हैं पश्चिम बंगाल में और ये निर्णायक साबित होगा किसी भी पार्टी की जीत हार में। यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के मन में मुद्दा क्या है इस बार, क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं? आरामबाग में क्या मुख्य मुद्दे हैं, क्या जल, पानी, बिजली, इन सब के मुद्दे के बारे में थोड़ा हमें बताइए। वो तो 3 तारीख को ही पता चलेगा कौन आने वाले हैं। नहीं, वो तो 2 तारीख को पता चलेगा। मैं पूछ रहा हूँ क्या मुद्दा है, मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा फिलहाल तो अभी पश्चिम बंगाल में सब कुछ ठीक ही है, तो फिर भी थोड़ा रास्ता के लिए
ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सड़कें सही नहीं है, सड़कें सही नहीं है। आप किस मुद्दे पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं? देखिए, सोच विचार तो बहुत कुछ है, परिवर्तन भी चाहते हैं, बहुत कुछ है, तो पर भी हम लोग को नाली फल बहुत कुछ युवा के लिए कुछ करना के लिए, बस यही है। रोजगार मिला है? रोजगार का तो वही है, चल रहा है, लेकिन रोजगार तो कहाँ है यहाँ पर। आपके मन में क्या सोच विचार है, क्या मुद्दा है? आराम बाग की तकलीफें, आराम बाग की दिक्कतें क्या है? लाइट सड़क बनाने से रोज ये नहीं होता, खाना पानी चाहिए, रोजगार है कुछ भी नहीं। मुख्य मुद्दा आपके मन में रोजगार का है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या सोचकर वोट देंगे? उन्नयन देख के मैं वोट दूंगा। ये इलाका जो उन्नत होता है ना, इसलिए मैं उसको वोट दूंगा। कई मुद्दे हैं, रोजगार भी अहम मुद्दा है और लोगों के मन में तरह तरह के सोच विचार भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्थानीय मुद्दे, जिस तरह से हमने नंदीग्राम में देखा एक पोलराइजेशन की बहार थी, यहाँ पर लेकिन थोड़े से स्थानीय मुद्दे कारगर साबित हो रहे हैं। लोगों के दिमाग पर सड़क, पानी, बिजली, इस तरह के मुद्दे भी हैं जो आमतौर पर विधानसभा चुनाव में होते हैं। चित्रा नजारा हर जगह का दिख रहा है। परिवर्तन शब्द या तो लोग ममता दीदी के साथ हैं या फिर परिवर्तन शब्द को लेकर कई जगहों पर वोटर्स की प्रतिक्रिया आती रही कवरेज के दौरान। वहां का नजारा एक बार फिर से दिखाइए और मुझे लगता है एक बार फिर से अगर आप पुरुषों की कतार महिलाओं की दिखाएं, और ये नजारा हर राजनीतिक पार्टी को देश में देखना चाहिए। महिलाएं जब एक चुनावी फोर्स के तौर पर, ताकत के तौर पर उभरेंगी, तब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सिर्फ मैनिफेस्टो में नहीं होगा कि 33% आपको आरक्षण दे देंगे सरकारी नौकरियों में। 365 दिन सोचेंगी कि महिलाओं को कैसे अपनी तरफ झुकाया जाए, क्योंकि वो निर्णायक साबित हो सकती हैं। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने, महिलाएं अब बराबरी के हिस्सेदार हो चुके हैं इन तस्वीरों के जरिए, और यही वजह है कि आज की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। देखिए जो तमाम सवाल आप पूछ रही हैं, तीसरे चरण की बात करें अगर हम अंजना, मैं उसके पहले तस्वीरें आपको जरूर दिखाऊंगी। तो इसमें 3 अहम बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दीदी ओ दीदी, जिस पर टीएमसी ने प्रतिक्रिया दी। दीदी ओ दीदी को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर होती हुई चले गए, अलग अलग वीडियो जारी किए गए। ममता बनर्जी की बात करें तो उनकी ओर से मुसलमान वोटरों से अपील की गई थी। इसके अलावा उनकी ओर से यह भी बयान दिया गया कि सिर्फ एक पैर से मैं बंगाल जीतूंगी और 2 पैर से दिल्ली जीतूंगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण बयान रहे दूसरे चरण के चुनाव के बाद, जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई। और आज तीसरे फेज की वोटिंग में भी यकीनन ये तमाम बातें जिसको बार बार यहाँ पर भी जो मतदाता है वो दोहराते हुए, बात करते हुए आपस में नजर आ रहे हैं। हम लोगों से बातचीत करते हैं, महिलाओं की वो कतार जिसका बेसब्री से सभी इंतजार करते हैं। महिलाओं से वोट डालने की अपील की जाती है, लेकिन महिलाएं जब मुखर होकर घर से बाहर निकलती हैं लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बनने के लिए, तो होली दिवाली जैसा ही माहौल होता है। घर में जो भी नई नई साड़ियां होती हैं वो निकाली जाती हैं, अच्छे से तैयार हुआ जाता है। घर का कामकाज बाद में करेंगी, लेकिन उसके पहले यहाँ पर पहुंच गई हैं कुछ महिलाएं, उनसे बातचीत करते हैं। कौन सा मुद्दा होगा जिसको ध्यान में रखकर आप वोट करने के लिए जा रही हैं? क्योंकि वोट देना हमारा हक, मौलिक अधिकार है, इसलिए हम आए वोट देने के। उत्साह है बिल्कुल। हाँ जी, घर का काम बाद में, पहले यहाँ पर मतदान। बिल्कुल बिल्कुल। उन्नयन हुआ यहाँ पर, केमन आছেন? ठीक है, बढ़िया, उत्साह है बिल्कुल। भालो আছে? भालो আছে। तो देखिए ये महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं कतार में, पूरे अंदर तक 2 कतारें। देखिए अंजना, सुबह जब हम आए हुए थे महिलाओं की लंबी कतार जरूर थे, लेकिन पुरुषों की 2 कतारें थी। लेकिन महिलाओं की तादाद इतनी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई, जिसके बाद महिलाओं की भी 2 कतार बनानी पड़ी। और यहाँ पर जो पुरुषों की कतार है वो छोटी हो गई है, लेकिन महिलाओं की कतार लंबी है। अंदर तक की तस्वीरें खचाखच यहाँ पर, हालांकि कोरोना का ये काल है, यकीनन अपने आप में बड़ी चुनौती, लेकिन खचाखच यहाँ पर किस तरह से ये पूरा का पूरा पोलिंग बूथ भरा हुआ है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। और यकीन यही कि कम से कम आज यहाँ का जो मतदाता है वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बेताब बेसब्र नजर आ रहा है, और ये लंबी कतारें उसी की बानगी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आप सभी बने रहिए, बड़ी खबर आ रही है वो बता दें। बीजेपी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्टर अफसर को निलंबित जिस मामले में किया है, उसमें इलेक्शन कमीशन ने यह भी कह दिया है कि हम उस ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो ईवीएम बरामद की गई है। यानी ये अपने आप में संकेत है। देखिए, इससे पहले असम में भी एक बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिलने के बाद एक्शन लिया गया था, उन अफसरों को सस्पेंड किया गया था। विपक्ष ने इसका जबरदस्त मुद्दा बनाया था। इधर टीएमसी नेता के घर से ईवीएम मिले हैं और उन ईवीएम्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वो स्पेयर ईवीएम थे। बीजेपी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है और ये खबर हुगली की है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने सेक्टर ऑफिसर को निलंबित भी कर दिया है। साथ में ये कहा है कि उन ईवीएम्स का चुनाव में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, नहीं होगा बरामद ईवीएम का चुनाव में इस्तेमाल। अनुपम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं हुगली से ही मौजूद है।
अनुपम, जल्दी से एक बार अगर इस पर नजर, पिछली बार भी अगर हम देखें, हालांकि वो असम की घटना थी जहां एक बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में मिला था। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा बनाया कि बहुत बारिश हो रही थी, लिफ्ट ले ली थी गाड़ी से, ये वो, लेकिन इन सब के बीच वोटर्स का भरोसा बना रहे, बड़ी उम्मीदों और विश्वास के साथ आज मतदाता पहुंचता है। और ये देखिए हुगली की ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है इस्तेमाल नहीं होगा। हम हंगामे की तस्वीरें दिखा रहे हैं अनुपम। अनुपम, जी बिल्कुल, हुगली में कई जगह से हंगामे की खबरें आ रही हैं और ये तारकेश्वर है जहां पर एक जगह हंगामे की खबर आई है। इससे पहले गोघाट में भी हमने देखा हंगामे की खबर आई थी। कल रात एक टीएमसी कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता की मां के साथ मारपीट की गई थी। और अभी जो खबर आ रही है वो तारकेश्वर में है, जहां आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है कि बीजेपी की कार्यकर्ता के साथ मारपिटाई की गई है। और ये जो इलाका है, आपको बता दूं, ये इलाका खासतौर पर हिंसा प्रभावित इलाका है। इस बार जिन जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो दक्षिण 24 परगना हो, चाहे हावड़ा ग्रामीण हो, हावड़ा ग्रामीण की 7 सीटों पर है, और हुगली में भी जिन जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, इससे पहले भी जो चुनाव हुए हैं यहां से हिंसा की खबरें लगातार आती रही हैं। तो इसी वजह से जो सुरक्षाकर्मी हैं, अनुपम आपको रोक रही हूँ। देखिए अब रफ्तार बढ़ी है 2 घंटे के बाद। देखिए पश्चिम बंगाल में 14, इससे पहले जब हम आपको बता रहे थे आंकड़े 5% से भी कम था, लेकिन अब 15% के आसपास वोटिंग का आंकड़ा हो गया है। 2 घंटे की वोटिंग में मतदान ने अब पकड़ी है रफ्तार। लगभग 9:45 बजे अब जब आंकड़े आ रहे हैं, मुझे लगता है ये 9 बजे तक के आंकड़े होंगे। तमिलनाडु में 13% के ऊपर, पश्चिम बंगाल में लगभग 15% के आसपास मतदान का आंकड़ा पहुंच गया है। तमिलनाडु में लगभग 14%, वहीं 15% के आसपास पश्चिम बंगाल में। लेकिन जो पहले और दूसरे दौर का मतदान प्रतिशत रहा है वो वाकई बहुत ज्यादा था, और हो सकता है आने वाले वक्त में अब ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे वोटिंग के लिए।